अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट होती है। ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे हम क्या कहते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी, एक ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। अब जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेलुलर पाए जाते हैं लेकिन वो कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज़ बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं एक साथ रहते हैं लेकिन उनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर का हमने पिछले टॉपिक्स में ज़िक्र किया था। डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर हम कहते हैं कि किसी काम का तकसीम हो जाना, किसी जॉब का तकसीम हो जाना। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है कि ये कॉलोनीज़ बना के रहते हैं तो एक काम को डिवाइड करके सारे जो है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगी, ऐसा नहीं है। इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है बल्कि हर ऑर्गेनिज़म, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म अपना काम खुद करता है। जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड चाहिए होती है वो अपनी इन्वायरमेंट से वो खुद गेन करता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म जो कॉलोनी में रहता है अपनी लाइफ वो खुद गुजारता है, ठीक है, और अपनी जो वाइटल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी जो इसकी ज़रूरियात है ज़िंदगी की, उसे खुद पूरी करता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी मिसाल में हम देखेंगे वॉल्वॉक्स जो है ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है, एल्गी की एक फॉर्म है। एल्गी यूनिसेलुलर है लेकिन ये देखें डायग्राम में दिखाया गया है, ये बहुत से जो एल्गी हैं ये साथ मिलके रह रहे हैं लेकिन इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। हर एक एल्गी, हर एक सेल जो है वो अपनी जो फूड है या अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद एब्जॉर्ब करेगा या खुद वो जो है वो अचीव करेगा एनवायरनमेंट से। इस तरह वॉल्वॉक्स जो है इसकी एग्जांपल है। इस वॉल्वॉक्स में सैकड़ों जो है एल्गा जो है, सैकड़ों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं पाए जाते हैं। दूसरी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टी सेल्स पाए जाते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत से सेल्स जो हैं पाए जाते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। टिश्यूज़ की फॉर्म में, जिस तरह आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसमें हम 2 एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारी एग्जांपल वो है मस्टर्ड प्लांट। इसे हम उर्दू में कहते हैं सरसों का पौधा। सरसों का पौधा, ये जो सरसों का साग जो है हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये वही प्लांट है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। साइंटिफिक नेम क्यों दिए जाते हैं? साइंटिफिक नेम इसलिए दिए जाते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। यानी यही नाम जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है ये बोला जाएगा, ठीक है, और यही नाम जो है इसका पूरी दुनिया में जाना जाता है। बाकी जो नेम है मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, वो हम अपनी ज़ुबानों में जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो है अगर इसका नाम लिया जाएगा तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ही लिया जाता है। और वो हर एक ऑर्गेनिज़म का, वो पौधा हो, जानवर हो, उसका एक नाम होता है साइंटिफिक, और वही उसी नाम के तौर पे वो जाना जाता है। यहाँ पे डायग्राम में इसकी क्या है? ये सरसों के पौधे की, मस्टर्ड प्लांट की या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की डायग्राम है। इसमें देखें ये एक जो है इसके एक शाख ली गई है, इसके ये पत्ते हैं जिसको हम सब्ज़ी के तौर पे, जिसे हम सरसों का साग कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये इसके बीज दिखाए गए हैं, ठीक है।
और ये जो है इसके फूल हैं ये येलो कलर में, तो ये जो है ये मस्टर्ड प्लांट है। अब क्वेश्चन बनता है कि मस्टर्ड प्लांट के यूजेस क्या हैं, डिस्क्राइब या यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट के इस्तेमाल क्या हैं। तो आपने इसके जवाब में ये लिखना है कि जो मस्टर्ड प्लांट है वो हम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इसके बीजों से हम तेल निकालते हैं। ठीक है, सरसों का जो ऑयल होता है वो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसी से बनता है। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, अलहदा करना, यानी इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, और इसकी जो बॉडी है या उसके जो पत्ते हैं वो हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये इसके यूजेस हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और ये आपने होमवर्क में भी इसी तरह करना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये वाला बनेगा कि जो मस्टर्ड प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं। राइट वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। सरसों के पौधे के वेजिटेटिव हिस्सों के नाम लिखें। तो इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव इसके हिस्से हैं, कौन से हैं। रूट्स हैं, जड़ें जिसे हम कहते हैं, स्टेम्स हैं, तने, ब्रांचेस, शाखें, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कहते किसे हैं, जो कि किस में ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं, उसे हम कहते हैं क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जिसको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करेंगे। जिस तरह भी हमने बात की, इसके पत्तों को हम क्या करते हैं, सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, जड़, तना, शाखें, पत्ते, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और ये जो जिनसी तौलीद में हिस्सा नहीं लेते। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, यानी सरसों के पौधे के जो रिप्रोडक्टिव हिस्से हैं वो कौन से हैं। तो जो फूल हैं इसके वो रिप्रोडक्टिव हिस्से हैं, क्योंकि इसी फूल से जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इस फूल से जो है फ्रूट्स बनते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, इससे बीज बनते हैं और फ्रूट बनते हैं। तो इसलिए हम इसे कहेंगे जो फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, इसके रिप्रोडक्टिव हिस्से हैं। ये जवाब में आप ये लिखेंगी कि जो फूल हैं वो सरसों के पौधे के रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, और इससे फूल और बीज बनते हैं। और ये जो सरसों का पौधा है ये सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है। दूसरी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है वो है फ्रॉग, मेंढक है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है, अब वो पौधा हो या जानवर हो। तो फ्रॉग का भी एक साइंटिफिक नेम है, वो कौन सा है, राना टिग्रेना। इस साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका भी है, ये आप नेक्स्ट जो है थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगी। इसको या तो इटैलिक्स में लिखते हैं, या फिर अगर हम वैसे लिखेंगे तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। पहला जो इसका नाम है राना का जो आर है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, तो पहला जो इसका वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, तो आपने भी इसका कैपिटल में लिखना है। और जो टिग्राइना का टी है वो मैंने स्मॉल लिखा है, तो आपने ऐसे एज इट इज़ लिखना है। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है मेंढक में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आपको पता है किसे कहते हैं, जिसमें सेल्स मिलके टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। इस तरह हम में जो है सारे टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। इसी तरह मेंढक में भी पाए जाते हैं, और इसमें सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लीवर, ये सारे भी पाए जाते हैं, और इसमें सिस्टम्स भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया जाता है।